दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरियानी में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड के मात्र 13 दिन शेष हैं और ये ऐसा समय है जिस समय हम बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद ही नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे माइंड के अंदर कुछ भी जा नहीं रहा है। और ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसे समय के अंदर ये जो शिक्षा के व्यापारी हैं, ये हमारी हालत और ख़राब कर देते हैं। पूरे दिन भर वीडियो पे वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर, कभी मैराथन क्लास के नाम पर। ये नहीं सोचते कि बच्चे हैं, उन्होंने अब तक मेहनत की। ये बच्चों को ऐसा समझते हैं कि उनको कुछ नॉलेज नहीं है, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, और हम 5 दिन के अंदर उनको वीडियो बना के विद्वान बना देंगे। जबकि ये नहीं सोचते कि बच्चे ने पूरे साल भर मेहनत की है, 2 साल से मेहनत कर रहा है, तो इस टाइम उसे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अपनी पूरी तैयारी को समेटना चाहिए, उसके ऊपर उसे हम कुछ बताएं। कोई मतलब नहीं है उनको केवल अपना इस यानी आपदा को अवसर के रूप में बदलते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चा इस टाइम भ्रमित हो रहा है, हतोत्साहित हो रहा है, तो उसे हम ज्ञान पहले उसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना के और हम अपनी कमाई करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम किन किन टॉपिक पे बात करेंगे, सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं। और ये वीडियो 100% आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल आपके लिए लाभदायक रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं। एक हम सबसे पहले तो ये जो बाकी के 13 दिन है, इनकी रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। फिर एग्जाम वाले दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए, उस दिन हमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए तो क्या पढ़ना चाहिए। एग्जाम हॉल के बाहर और अंदर कि हमारी जो मनोदशा है वह भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है हमारी, कि हम अपना 100% एग्जाम के अंदर कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। एग्जाम पेपर सोल्व करते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, तो कौन सा पार्ट पहले करें, कितने परसेंट हल करने हैं, बहुत भारी अपने मानसिक द्वंद चलता है इस चीज का। और पेपर हल करने का सही तरीका कौन सा है, और मार्कशीट को कैसे भरें, एक साथ भरें या फिर हर पर्सन के साथ भरें या पार्ट वाइज भरें, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम ये जो वर्तमान के अंदर जो हमारी स्थिति चल रही है, सबसे पहले हम यही से शुरुआत करते हैं कि इस टाइम हम हतोत्साहित होते ही क्यों है। सबसे पहले हमें ये समझना ज्यादा जरूरी है। देखो, हतोत्साहन के 3 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, लंबी तैयारी का नहीं होना। अगर हमने लंबी तैयारी नहीं की, 2 4 5 महीने तैयारी की है, तो लास्ट टाइम के अंदर आकर हमारा हतोत्साहित होना लाजमी है, बिल्कुल। दूसरा इसका कारण होता है बड़े ग्रंथों का अध्ययन। जैसे मार्केट के अंदर कोई भी 800 700 900 पेज की बुक आती है, हम भावों के अंदर बह जाते हैं। इंटेलिजेंट बच्चों, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि इंटेलिजेंट बच्चों के लिए वो बड़े ग्रंथ लाभदायक हो सकते हैं, कुछ 5% बच्चों के लिए। लेकिन ये जो बड़े ग्रंथ है, ये पढ़ने का सही समय होता है 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। लेकिन हम भीड़ को देखकर हम भी एक ग्रंथ उठा के ले आते हैं। एक बार हमने बहुत गहराई से पढ़ लिया, लेकिन जब तक इन बड़े ग्रंथों को हम 4 से 5 बार रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक इनका जो इनके अंदर जो ज्ञान है, जो संपूर्ण जो मैटर है, वो हमारे माइंड के अंदर नहीं जा पाएगा। हम उसको एग्जाम हॉल के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे उसको। ये कारण है हमारे हतोत्साहन का। हमने बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन अब उनका उसका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो इसका सोल्यूशन भी हम बताएंगे। और तीसरा कारण है इसका अच्छी टाइम मैनेजमेंट की जानकारी का नहीं होना। मतलब हमें पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है। ज्ञान देना अलग चीज है, लेकिन पढ़ने का तरीका नहीं पता हमें, इस कारण भी हम हतोत्साहित होते हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम स्टेप बाय चर्चा करते हैं। सबसे पहले 13 दिन की रणनीति। दोस्तों, हमने पूरी साल भर मेहनत की, इन 13 दिन के अंदर हमें क्या करना है। और इन 13 दिन को भी मैं 2 पार्ट के अंदर बांट देता हूँ। 8+3 यानी कि लास्ट के जो 5 दिन है, 21 से 25 तारीख तक के, उनको अलग। और अब आज 12 तारीख है, कल से 13 से 20 तक का टाइम है, 8 दिन का, ये हम अलग बांट देते हैं। देखो दोस्तों, हर समय पढ़ने की अलग अलग रणनीति बनानी चाहिए। मैं आपको हमेशा अलग अलग टाइप से बताता हूँ। अब जैसे 8 दिन है, इस 8 दिन के अंदर हमें कैसे पढ़ना है। अब हमें लास्ट टाइम पढ़ना है, और इस टाइम हमारी रणनीति वो उस टाइप से नहीं होनी चाहिए कि भाई रोजाना 1 1 घंटा हम सारी चीजों को पढ़ें। वो हमें कॉन्फिडेंस नहीं देगा। कौन सी चीज हमें कॉन्फिडेंस देगी, हमें अब अलग अलग पार्ट को एक निश्चित टाइम देकर पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दे लो। एक तो सबसे पहले जो करंट अफेयर्स है, उसको हम अभी क्लियर करें, क्योंकि अब लगभग मान के चलो 15 से 20 जनवरी के बाद के करंट आने की संभावना नहीं है। तो जो भी आना था वो आ चुका, आप देख चुके हो। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप लगभग एक दिन एक दिन आप करंट अफेयर्स को दो पूरा। एक दिन के अंदर आपको केवल करंट अफेयर्स ही पढ़नी है। और जब हमारी मानसिकता ये बनेगी
कि इस एक दिन के अंदर हमें एक चीज ही पढ़नी है, तो हम उस चीज के अंदर अच्छा गहराई से जा सकते हैं। वरना 1 घंटे कोई चीज पढ़ेंगे, फिर टेंशन हो जाएगी, दूसरी चीज हमारी कवर नहीं है फिर। यानी इस टाइम संयमित व्यवहार है हमारे, जो हमारा संतुलन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मानसिकता एक चीज में नहीं लगेगी तो हम 2 घंटे में वो चीज उठाएंगे, 2 में वो उठाएंगे, पढ़ते रहेंगे और ऐसा लगेगा कुछ भेजे में जा नहीं रहा हमारे। इसलिए इस रणनीति को आप फोकस करो। कौन सी? एक दिन आप पूरा करंट अफेयर्स को दो, ठीक है। अब देखो, पढ़ने की मैं आपको रणनीति बता दूं। पहली बात तो मैंने पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि जब भी कोई भी चीज पढ़ो तो हाईलाइट करते हुए पढ़ो, वो चीज अब काम आएगी। हाईलाइट किया हुआ मैटर उसको पढ़ने का। अगर आपने अभी तक भी इस पॉलिसी पे काम नहीं किया है, मैटर को हाईलाइट नहीं किया है, तो अब भी अपने पास में ये 8 दिन शेष हैं, ठीक है। तो अब अगर एक दिन आप करंट पढ़ोगे तो उस एक दिन के टाइम के अंदर करंट के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप आप हल करो या फिर आप थ्योरी पढ़ो, उसके अंदर मेन जो बातें हैं पर्सन के अंदर, उनको हाईलाइट करो आप अब भी। क्योंकि ये चीज अपने लास्ट के 5 दिन के अंदर जब हम 3 से 4 घंटे में करंट को रिवाइज करेंगे तो हाईलाइट मैटर को ही रिवाइज कर पाएंगे। एक अगर मान लो पूरा मैटर है, उसके अंदर अपने को छांटना पड़ेगा, माइंड के ऊपर जोर आएगा, आंखों पे जोर आएगा, टाइम वेस्ट होगा हमारा। और एक हमें हाईलाइट किया हुआ मैटर छटा छटाया अगर हमने तैयार कर रखा है तो केवल हाईलाइट वाली चीजों पर ही नजर दौड़ानी है। तो एक बात ये ध्यान रखो, एक दिन अपने करंट को दे दिया, हाईलाइटर का इस्तेमाल करो अगर अभी तक नहीं किया है तो लास्ट टाइम में काम आएगा। अगली बात, एक दिन आप शैक्षिक प्रबंध यानी इसको शैक्षिक ये जो मैनेजमेंट है परिदृश्य है इसको देखना है, साथ में राजस्थान सामान्य ज्ञान, इन दोनों को एक साथ लेके चलो। इसके अंदर भी वही रणनीति अपनाओ हाईलाइटर वाली, अगर अभी तक नहीं अपनाई है तो, ठीक है। उसके बाद में 2 दिन हमें देने हैं अपने साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड को, पूरे 2 दिन दो, यानी टोटल हो गए हमारे 4 दिन। साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड और आईसीटी 2 दिन इनको दो, ठीक है। 4 दिन हो गए, बचे 4 दिन। इन 4 दिन के अंदर अपने को अपना राजस्थान की जो जीके है, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज व्यवस्था है, और साथ में जो अपना सब्जेक्ट है इसके ऊपर अपने को फोकस करना है। अब ये अपने को कैसे कवर करनी है इसका भी मैं आपको बता दूं। अब अपने को गहन जो बुक हमने पढ़ी है उनके अंदर अगर अपन ने हाईलाइट मैटर कर रखा है तब तो उनके माध्यम से रिवाइज करना है। बाकी मैं उन किताबों के माध्यम से अब आपको रिवाइज करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप बड़ी पुस्तक पढ़ रहे हो तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। रणनीति यह होनी चाहिए कि एक अपनी जो छोटी पुस्तक है, जो आपको ऐसे लगे कि भाई ये पुस्तक बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, हमारी समझ में आ रही है, हम उससे बेसिक तैयारी हमारी की हुई है, उसकी लैंग्वेज हमारी समझ में आ रही है, तो वो पुस्तक को तो अपने को मेन रखनी है। और उसके अलावा जितने भी हम बुक पढ़ते हैं अलग अलग, हम गहन तैयारी के लिए पढ़ते हैं, मोटे ग्रंथ पढ़ते हैं और कुछ पढ़ते हैं, तो उनमें जो मैटर उन किताब से अलग है उसको अपने को नोट डाउन कर लेना था। अगर आपने नोट डाउन कर रखा है, देखो दोनों चीजें बताऊंगा। अगर आपने कुछ 1 या 2 किताबों को अपनी ऑथेंटिक किताब मान के मूल तैयारी के लिए साथ लेके चल रहे हो, और कुछ किताबों का आपने अलग से अध्ययन किया, उनका मैटर है वो आपने अलग से ऐड कर लिया जो अपनी पहली वाली किताब में नहीं है, तो इस टाइम अपने को क्या करना है रिवीजन के लिए? केवल अपने को वो छोटी किताबें और साथ में जो मैटर उन बुक्स में अलग था जो हमने नोट डाउन किया है वो मैटर को हमें रिवाइज करना है। अगर हमने बड़ी पुस्तक पढ़ ली और हमने कोई हाइलाइटर का इस्तेमाल नहीं किया, न हमने उसमें से कोई शॉर्ट नोट्स बनाए, और अब हमारे सामने उलझन है कि वो इतनी बड़ी किताब है वो रिवाइज कैसे होगी, तो अपने को उस पुस्तक में नहीं घुसना है बिल्कुल भी। मैं आपको साफ सलाह दे रहा हूं। अपने को केवल जो अपनी छोटी जो पुस्तक है, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर राजस्थान जीके की बात की जाए तो लास्ट टाइम के अंदर राजस्थान जीके के अंदर जैसे अपने 4 दिन का टाइम फिक्स किया, सब्जेक्ट प्लस में राजस्थान जीके, तो उसके अंदर अपने को एक तो जैसे मैं आपको शिखवाल मानचित्रावली की मैं बिल्कुल सलाह दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम के लिए फर्स्ट लास्ट हर समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो अपनी, तो उसके माध्यम से अपन पूरा कोर्स, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि जब पूरा कोर्स नहीं हो पाता है तो हम डिप्रेशन में आते हैं कि पूरा कोर्स नहीं हो पा रहा, 2 दिन हो गए, केवल इतने टॉपिक हुए, पूरा रिवाइज नहीं हो पाया। जबकि दोस्तों कितनी ही पहले मेहनत कर लो, लास्ट के टाइम में पूरे मैटर को रिवाइज करना, आंखों के सामने से निकालना, यही हमारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित होता है एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमें शिखवाल मानचित्रावली की हेल्प लो लास्ट टाइम के अंदर रिवीजन के लिए, एक बात। दूसरी, जो अपनी 6 से 10 तक की जो बुक है उसके अंदर 9th और 10th का जो मैटर है उसको अच्छे से कवर करो। ये 2 चीज अपने को कवर करनी है, फालतू चीजों में नहीं जाना है। अगर उनके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो आप उनके माध्यम से रिवाइज कर सकते हो किसी नोट्स के माध्यम से, लेकिन अगर बड़े ग्रंथ है, बड़ा मैटर है, तो उसके अंदर अपने को नहीं घुसना है। इन 2 चीजों के ऊपर अपने को अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। अब बात करें सब्जेक्ट की,
अपने सब्जेक्ट के अंदर भी इसी विधि से काम करो। अपना जो हाईलाइट किया हुआ मैटर है उसका इस्तेमाल करो। और अगर विशेष रूप से मैं सामाजिक की बात करूं तो सामाजिक के अंदर अपने वन लाइनर पुस्तक प्लस में अपने यूट्यूब के वीडियो, ये दोनों आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। इन दो का पूरी तरीके से अध्ययन करो, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर सुनी हुई बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों में लगभग कंप्लीट करवा चुका हूं। जो टॉपिक एक दो बच रहे वो आज करवा दूंगा। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं 18 से 20 तारीख के बीच में ज्योग्राफी क्लियर करवाऊंगा। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं ज्योग्राफी के भी। तो केवल वन लाइनर पुस्तक प्लस में अपने यूट्यूब वाले वीडियो, ये दोनों आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाले हैं। फालतू चीजों में मत जाओ, इनके ऊपर फोकस करो। अगर आपने दूसरी जो बड़ी किताबें पढ़ी और उनके नोट्स बना रखे हो तो बिल्कुल उनकी हेल्प लो आप। मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा, वो आपके लिए बहुत शानदार साबित होंगे। तो ये हो गया अपना 8 दिन का मैटर। अब 5 दिन में अपने को क्या करना है, उसके अंदर अपने को वही चीजें, यानी इन चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में बना हुआ। जैसे यहाँ पर एक एक दिन दिया था, 2 दिन 4 दिन, इसको छोटे रूप में लेके आओ, 4 दिन के अंदर इसको शामिल करो। तो ये होगी अपनी 13 दिन की रणनीति, यानी 8 प्लस 5 दिन की रणनीति। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सीधे आ जाते हैं एग्जाम वाले दिन क्या पढ़ें। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ही ज्वलंत सवाल है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम एग्जाम वाले दिन पढ़ें या ना पढ़ें, और पढ़ें तो क्या पढ़ें। दोस्तों मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि एक तो पहली वाली रात को टेंशन फ्री होके देखो। सबसे बड़ा जो हथियार है जो एग्जाम को फाइट करने के अंदर काम में आता है, वो है अपने खुद के ऊपर संयम। खुद पे संयम नहीं रहेगा, इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहेगा, तो हम एग्जाम हॉल में अच्छा नहीं दे पाएंगे। घबराहट को बिल्कुल दूर हटाओ। ये सोचो कि हम, और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब ये 8 दिन और 5 दिन में आप पूरे मैटर को आंखों के सामने से सही ढंग से, सही मैनेजमेंट के साथ में निकालोगे। तो पहले ये काम करना। एग्जाम से पहले वाली रात अच्छी नींद बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं कि चलो एक ही तो दिन है, 2 घंटे सो ले, 3 घंटे सो ले। अच्छी नींद है वही आपको एग्जाम के अंदर आपको फ्रेशनेस रखेगी, और एग्जाम हॉल के अंदर आप अपना 100% दे पाओगे। तो अच्छी नींद लो। अगले दिन क्या पढ़ना है, देखो मैं हमेशा एक ही सलाह देता हूं कि करंट अफेयर्स हैं वो लास्ट दिन पढ़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एग्जाम वाले दिन सुबह उठने के बाद आप नहा धो के और अपने सेंटर पे जाओ, उससे पहले आप केवल करंट अफेयर्स पढ़ो। उसके अलावा पूरे सिलेबस के अंदर अपने को झांकने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोशिश भी मत करना पूरे जो अपना सिलेबस है उसको उठाने की, उसको दोहराने की। एग्जाम वाले दिन केवल करंट अफेयर्स पढ़ना। एग्जाम हॉल तक भी पढ़ते जाओ तो केवल करंट अफेयर्स का सहारा लेना। बाकी मैं तो ये सलाह दूंगा जितना पढ़ो, घर पे तैयार होते हैं एग्जाम हॉल के लिए निकलने के लिए, एग्जाम सेंटर के लिए, तब तक पढ़ो। उसके बाद में बुक्स को अपने को साइड में कर दो। एक बात। अब उसके बाद में दूसरी चीज आती है, ये तो मैंने बता दिया, केवल करंट अफेयर्स पढ़नी है। एग्जाम हॉल के बाहर और अंदर की मनोदशा। दोस्तों देखो, कॉन्फिडेंस होता है वही सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा हथियार है एग्जाम के अंदर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे साथी होते हैं एग्जाम हॉल के बाहर जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर पेपर देने वाले आते हैं, बड़ी अच्छी सूट बूट, बड़ी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है, बड़ी बड़ी किताबें, हम ताका झाकी में लग जाते हैं कौन क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल गलत चीज है। अपने आप को किसी से छोटा मत समझो एग्जाम सेंटर के बाहर। ठीक है, अपने को अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। हमें कुछ देखना ही नहीं, हमें केवल ये देखना है कि हमने पूरी मेहनत की है, आज हम अपना 100% यहाँ पर देने आए हैं। यही चीज मैं अब कहता हूँ। कोई टेस्ट सीरीज, कोई मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह कुछ भी हल मत करो, मत परखो। एक दिन ही परखना है एग्जाम हॉल के अंदर, बिल्कुल साफ कर देना है पूरा मैटर। इसलिए पहले बिल्कुल मत परखो अपने आप को किसी से छोटा मत समझो। एग्जाम हॉल के बाहर बिल्कुल अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई करके रखो। कोई क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, कौन आ रहा है, अपनी आंखों से कुछ देखना ही नहीं है। केवल अपने ऊपर नजर होनी चाहिए उस दिन हमारी कि हाँ मैं हूं, मैं एग्जाम देने आया हूं, मैं अच्छा करके जाऊंगा। ठीक है, एग्जाम हॉल के बाहर की बात होगी। एग्जाम हॉल के अंदर आप जाओगे, 1 घंटे पहले आपको बैठा देंगे। वहां पर भी आपकी यही चीज काम आएगी, आपका मानसिक संतुलन उस दिन का है वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। एग्जाम हॉल के अंदर भी अपने को किसी प्रकार की कोई भारी व्यवधान की ओर ध्यान नहीं देना है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमारे पड़ोस में कौन बैठा है, कौन बैठी है, क्या पहन के आया, बातचीत करना, आप कहां से, कुछ भी नहीं करना है। हमें अपने आप को 3 घंटे के युद्ध के लिए अपने आप को तैयार रखना है, ये है सबसे महत्वपूर्ण। और वही चीज है कि मानसिक, ये अपने जो मानसिकता है इसको साफ सुथरी रखनी है, माइंड को फ्रेश रखना है। जिस प्रकार से बड़े युद्ध के लिए पूर्व तैयारी करते हैं, तैयार रहते, उसी प्रकार से अपने आप को पूरी तरीके से 3 घंटे के लिए तैयार करना है। कुछ भी अपनी इंद्रियों से न देखना है न सुनना है, कुछ नहीं करना, केवल मेडिटेशन करना है एग्जाम हॉल के अंदर। केवल बैठ के आंख बंद करके और बस
कुछ भी। और एक बात और मैं आपको बताऊं, कुछ भी यानी एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद कुछ माइंड के अंदर सोचना नहीं है, क्या याद है मुझे, क्या याद नहीं है, उसमें क्या आएगा, कुछ भी नहीं। केवल अपने माइंड को आराम देना है, कुछ भी सोचना नहीं है, सोचने पे नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, एकदम अंदर बैठने के बाद भी 1 घंटे पहले पहुंच जाते हो, कुछ नहीं बोलना, मेडिटेशन करना है, न किसी की बात करनी, न सुननी, आराम से। ठीक है, और आंख बंद करके और अपना ध्यान लगाना है, और जैसे आप आंख खोलोगे तो आपके अंदर एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का संचार होगा। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूं आपको मैं। अब बात आती है अगली कि कौन सा पार्ट पहले करें। तो इसके अंदर तो कॉमन सी बात है, सभी जानते हैं कि भाई अपना आसान वाला पार्ट पहले करें। फायदे नुकसान क्या है वो जानना ज्यादा जरूरी है। अगर किसी के मन में डाउट हो कि है ना वो चीज टफ आती है, वो चीज हम पहले सोल्व कर ले, पहले माइंड अच्छा चलता है, अपनी गलतफहमी है। पहले हमारा माइंड तेज नहीं चलता, क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। माना कि माइंड फ्रेश है, काम करेगा, लेकिन दूसरी चीजों के बारे में सोचो आप, दूसरी चीजों के बारे में सोचो आप कि हमारा माइंड काम कैसे करेगा। 3 घंटे का टाइम, प्रेशर, कितने पर्सन है हमारे, और अगर उस टाइम के अंदर हमने टफ पार्ट को चूज कर लिया तो उसके अंदर 2 नुकसान होंगे। एक तो पर्सन सोल्व करने में हमारा टाइम लगेगा, और तो और दूसरी बात, अगर 2-4% हमारे गलत हो गई, दोनों चीज हमारे पूरे पेपर का सत्यानाश करवा देंगी। क्योंकि क्या होगा कि अगर 2-4% हमारे गलत हो गए तो कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो जाएगा, यार पेपर तो बहुत टफ है, हमारे पर्सन है सही नहीं हो रहे, हमें आ नहीं रहे। ठीक है, और एक टाइम ज्यादा लगा तो प्रेशर रहेगा कि इतने टाइम में इतने पर्सन ही सोल्व किए हमने, अभी तो पूरा पेपर पड़ा हुआ है। इसलिए आसान पर्सन पहले सोल्व करो, जल्दी सोल्व करोगे, और उनका सही होने का जो प्रतिशत है वो भी सही रहेगा, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। दो बात, एक बात और मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, एग्जाम देते समय हमें पॉजिटिव नेगेटिव किसी प्रकार, यानी ना तो हमें गलत, अगर पर्सन नहीं आ रहे तो हतोत्साहित होना है, और ना हमें अगर कुछ पर्सन हमारे सही हो गए तो हमें अति आत्मविश्वास के अंदर हमको जाना है। क्योंकि दोस्तों 3 घंटे का काम देखो, मानसिकता सोचो, मानसिकता रखो कि हमें 3 घंटे में क्या करने आए। उन 3 घंटे के अंदर हम 1-2 साल की मेहनत को उन 3 घंटे के अंदर इंप्लीमेंट करने आए पेपर में। पूरा ध्यान फोकस होना चाहिए पूरा पेपर के ऊपर, जो हमने याद किया उसको माइंड में रिवाइंड करने के लिए। और अगर उस टाइम हम अगर ये सोचेंगे 2% सही करके, ये सोचेंगे अरे मेरे तो इसके अंदर 2% सही हो गए, मान लो एक पार्ट को 30% कर लिए, और अगर माइंड के अंदर ये सोच रहे हैं कि 30 में से मेरे इतने तो सही हो ही जाएंगे, इतने नेगेटिव में कट, ये चीज वहां पर सोच रहे हैं, पेपर हल कैसे करेंगे हम। इसलिए अच्छा पेपर हुआ तो भी नहीं सोचना, टफ पेपर अगर गलत हो रहे तो भी नहीं सोचना, क्योंकि सोचने के लिए फिर पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। बाहर आके सोच लेना आराम से कि कैसा हुआ, उस टाइम केवल और केवल ये करना है, हर पर्सन के ऊपर पूरी जान लगा देनी है कि ये पर्सन मुझे सही आना चाहिए, पूरा फोकस उसके ऊपर करना चाहिए। एक बात, अब देखो आगे देखते हैं कितने पर्सन हल करें। बहुत सारे साथी पूरा ग्रसित रहते हैं, उनको समझा के भेज देते हैं, आपको इतने से ऊपर नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए, इतनी कट ऑफ जाती है, इतने नंबर करने हैं अपने को। किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर एग्जाम हॉल में न बैठे, यानी कि हम पेपर सोल्व करें तो कितने पर्सन करने हैं बिल्कुल भी मत सोचे, बस 3 चीजें माइंड में होनी चाहिए। नंबर 1 कि अगर हम किन्हीं 2 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज हैं तो वो पर्सन हमें करके आना है, बिल्कुल माइंड स्पष्ट। 3 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज है, नहीं करके आना है। किसी पर्सन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, नहीं करके आना है। ठीक है, और खासकर अगर हम ये सोचे कि कौन से पार्ट में तुक्के मारे, कौन से में नहीं मारे, अगर यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा सोचते हो तो मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। नंबर 1 चीज, अगर कोई पर्सन हमें लगातार नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई पर्सन अगर हमें लगातार नहीं आ रहे हैं 5-7-8%, तो वहां पर आप तुक्के मार के आ सकते हो, और वो भी सीरीज के तौर पे। समझदार नहीं बनना है कि इसमें तो ए लगता है, इसमें बी लग रही है, इसमें सी लग रही है, इसमें बिल्कुल भी नहीं। इससे अच्छा आप छोड़ के आ जाओ। अगर 5-7% लगातार नहीं आ रहे हैं तो कम मार के आना चाह रहे हो, वहां आप रिस्क ले सकते हो, मैं इसके अंदर कोई भी बुराई नहीं मानता हूं। आप एक सीरीज भर सकते हो, 4-4 का जोड़ा बैठा के 4C भर दिया, 4B भर दिया, इसके अंदर आपको कुछ फायदा मिल सकता है। दूसरा बात, मैं आपको दूसरी बात बताऊं, जो करंट अफेयर्स अपनी आएगी उसके अंदर अपने को कोई तुक्के नहीं मारने, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज है उसके अंदर 2 ही अपनी स्थितियां होती हैं, या तो वो पर्सन अपने को आता है या फिर नहीं आता, उसमें संशय वाली स्थिति नहीं होती है। आता है तो करके आ जाओ, नहीं आता है तो उसको छोड़ के आ जाओ, किसी प्रकार की उलझन में नहीं रहना है हमें। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, पेपर हल करने का सही तरीका कौन सा है। दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज,
कि हमें ये पता होना कि हमें ये काम करना कैसे है। काम करने का तरीका जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है काम की सफलता के लिए। तो दोस्तों, पेपर हल कैसे करें? नंबर एक बात, देखो हम क्या करते हैं कि हम प्रश्न पढ़ा हमने, बहुत जल्दबाजी में होते हैं, मन में उथल पुथल चली होती है, बहुत जल्दी पेपर सोल्व करना चाहते हैं और हम सीधे ऑप्शन के अंदर जाते हैं प्रश्न पढ़ते ही। दोस्तों, एक बात अपने माइंड से शांति से सोचो। मान लो हम किसी प्रश्न को 1 मिनट देना चाहते हैं और अगर हमने 5 से 7 सेकंड प्रश्न पढ़ने में हमने स्पेंड कर दी और उसके बाद हम ऑप्शन में जाते हैं, सारे ऑप्शन हमें एक साथ एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे होते हैं ना चाइनीज तिब्बत वगैरह के लोग होते हैं, 5 10 20 लोग खड़े कर दो सामने, सारे हमें एक जैसे लगते हैं, वही हाल उसके अंदर होता है, सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। सही तरीका है, थोड़ा अपने आप को चेंज करो, मतलब प्रश्न पढ़ने पे जितना टाइम दे सकते हो उतना दो, ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखो, ऑफलाइन पेपर हो रहा है, जो आंसर जो अपने ऑप्शन है उनको हाइड करते हुए पढ़ो आप। दोस्तों, इस बात को याद रखना, बिल्कुल फायदा मिलेगा आपको, नई विधि अपनाना। ऑप्शन को हाइड करो, हाथ रखो, प्रश्न को पढ़ो, एक बार प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न अगर छोटा है, आसान लैंग्वेज का है, एक बार में समझ में आ गया, तो फिर अपन उसके ऊपर 10 सेकंड दो, कम से कम 10 सेकंड सोचने के दो। सोचो कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ सकता है, सीधा आंसर याद हो तो ठीक है, फिर ऑप्शन देखो आप, वो आंसर आपको मिलेगा, आप दे दोगे। लेकिन अगर आपको आंसर याद नहीं आ रहा है, फिर भी 10 सेकंड तक आप सोचो कि उस टॉपिक के बारे में, उस प्रश्न के बारे में आपकी क्या जानकारी है, क्या आपने पढ़ा। 10 सेकंड का टाइम दो, ये टाइम आपका बिल्कुल नुकसान नहीं होगा इस टाइम का। 10 सेकंड का टाइम दो, उसके बाद में आप ऑप्शन में जाओगे तो ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और सही आंसर को चूज करने में अपने को मदद मिलेगी, ठीक है। वरना अगर सीधा प्रश्न कम समझे बिना और प्रश्न के बारे में विचार के बिना सीधे ऑप्शन पे जाओगे तो आपको 4 ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, और 4 ऑप्शन अगर आपने पहले देख लिए तो फिर आप माइंड में चाहे कितना भी सोच लो, आप स्पष्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए प्रश्न को पढ़ने पर टाइम स्पेंड करो, प्रश्न पढ़ो, एक बार पढ़ो, समझ में नहीं आया 2 बार पढ़ो, फिर 10 सेकंड के लिए सोचो आप कि इस प्रश्न के बारे में मुझे क्या जानकारी है, फिर ऑप्शन पे जाओ, फिर आपको ऑप्शन के ऊपर ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप 10 सेकंड के अंदर आंसर कर दोगे। एक बात। दूसरी बात, जब भी हम किसी प्रश्न के ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ध्यान है वो 2 ऑप्शन के, मान लो 2 ऑप्शन हमने बाहर कर दिए, 2 ऑप्शन के ऊपर हमारा ध्यान गया कि ये भी हो सकता है, ये भी, उसी टाइम एक हल्की सी हमारे अंदर से आवाज आती है, एक यही चीज अपने को पहचाननी है, हमारे अंदर से आवाज क्या आई। 60 40 70 30 का रेशियो होता है, एक के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा माइंड जाता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा, ये आंसर हो सकता है, और ये आंसर नहीं हो सकता। जिसके ऊपर ज्यादा मन जा रहा है उसके नीचे मोटा गोला कर दो, जिसके ऊपर थोड़ा कम उसके नीचे बारीक गोला। ये काम करना ही करना है, उसके बाद उसके बारे में आप खूब सोचो। अगर आपने वो प्रश्न स्पष्ट हो गए, मान लो 10 15 20 सेकंड बाद में कि ये आंसर है, तब तो ठीक है। अगर वो स्पष्ट नहीं हुआ, 2 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज है, तो उस पर्सन को आगे छोड़ते हुए निकल जाओ, ठीक है। फिर जब दूसरे राउंड में आओगे तो फिर उस पर्सन के बारे में सोचो। अगर हम स्पष्ट हो गए बिल्कुल कि हाँ ये आंसर है, तब तो वो आंसर करना है हमें, ठीक है। 2 ऑप्शन में से ही देखना है, फिर 4 में अपने ध्यान नहीं देना है, और उन 2 में से फिर भी अगर कंफ्यूजन रहा कि समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वही ऑप्शन करके आना है जो हमें, जिसके ऊपर पहले बार ज्यादा वेटेज दिया था। अक्सर क्या होता है, अक्सर मैं खूब कई बच्चों को समझा के भेजता हूँ ऐसे करना है, फिर भी बाहर आके कहेंगे कि है ना यही सोचा था पहले, तो फिर सोचा ये नहीं ये कर देता हूँ, और पहले वाला सही निकलता है। अपने को बिल्कुल भी किसी प्रकार के लोभ लालच में नहीं पड़ना है, पहली बार जो माइंड में आया, माइंड सही कहता है हमेशा, इसलिए ज्यादा समझदार नहीं बनना। अगर 2 ऑप्शन में अपन कंफ्यूज है तो ज्यादा समझदारी नहीं दिखानी अपने को, वही ऑप्शन करना है जिसके ऊपर अपना माइंड पहले ज्यादा गया था। तो ये तो हो गया अपना पेपर, ये पेपर हल करने का सही तरीका। अब बात करते हैं ओएमआर सीट कैसे भरें। बहुत सारे साथी होते हैं एक साथ भरते हैं। दोस्तों, ओएमआर सीट को हमेशा साथ साथ भरो। पेपर हल करने का सही तरीका है, कोई भी प्रश्न किया, उसका एक आंसर हमें आ गया, उस आंसर के ऊपर हल्का सा टिक लगाओ, ताकि एग्जाम हॉल के बाहर हम अपना पेपर वगैरह मिलान करें तो हमें याद रह सके कि इसका आंसर हम क्या दे के आए। उसके नीचे हल्का सा निशान लगाओ, ऑप्शन नंबर सी, उसके राइट का निशान लगाओ, और प्रश्न के ऊपर भी राइट का निशान लगाओ, और हाथ के हाथ ओएमआर सीट में गोला फिल कर दो आप, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका ये है, 5-7% भी एक साथ फिल मत करो, हर पर्सन को साथ साथ फिल करो, सबसे अच्छा रहेगा। एक सही तन्मयता के साथ में, एक मानसिक संतुलन के साथ में हमको पेपर हल करना है। घोच पोच हो गए ना पेपर के अंदर, छोटी सी चीज अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया माइंड, वो पूरे पेपर को खत्म कर देती है। इसलिए अपने माइंड में स्पष्ट करके जानिए सारी चीजें कि हमें करना क्या है, कैसे करना है।
तो एक पर्सन करो, ऑप्शन के राइट का टिक लगाओ, ये ऑप्शन है, पर्सन के राइट का बिल्कुल टिक लगाओ कि ये हमने सोल्व कर चुके और मार्कशीट में भर दो। ठीक है, अगर पर्सन पे हम टिक नहीं लगाते हैं तो बाद में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा पर्सन कर दिया कौन सा छोड़ दिया, फिर हम ओ मार्कशीट के अंदर मिलान करते हुए घूमते हैं कि कौन कौन से डब्बे खाली है। ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया अपने को ओ मार्कशीट कैसे भरे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये सारी चीजें अपनी स्पष्ट हो गई, जो भी आपके कंफ्यूजन थे। फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन रहे तो आप पर्सनल कॉल करके या मैसेज करके बात कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी बच्चों तक पहुंचाएं। और आपके पेपर के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।